जी कल मैंने बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जरा एक दफा रिपीट कर दें। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? जी जल्दी से बताएं। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? Product of two vectors is a scalar quantity. Yes, if the product of two vectors is a scalar quantity, then that product was called scalar product. अब है वेक्टर प्रोडक्ट, तो क्या होगा? if product of two vectors is if product of two vectors is a vector quantity, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में जो रिजल्टिंग क्वांटिटी बन रही है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी बन जाए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then that product is called vector product. That product is called वेक्टर प्रोडक्ट। माइक ऑफ किसका भी ऑन है? वेक्टर प्रोडक्ट माइक ऑफ कर लें। वो किसका माइक ऑन है? हफ्सा ईमान इरज अब्बासी आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें अपना। अच्छा देखें, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट के अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी बन रही है, रिजल्टिंग क्वांटिटी जो बन रही है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाए, देन दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसकी मैंने कल ही आपको बता दी थी। बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल जो मैंने कल आपको दी थी वही यहाँ पे सर टॉर्क से एक्सप्लेन कर दें। टॉर्क, यस बिल्कुल, टॉर्क से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। कल मैंने आपको बताया था ना कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है या स्केलर प्रोडक्ट जिसका नाम है, उसमें कॉस थीटा क्यों आता है, और ये समझाने के लिए मैंने वर्क की एग्जांपल ली थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम, कोई भी दो वेक्टर्स हों, अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वहां पे साइन थीटा आता है। क्यों आता है? अब मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज करें ए और बी, ए एंड बी टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाएगा, और ये होगी क्या? ये होगी ए बी साइन थीटा। और साथ ही साथ देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, और डेफिनेशन में मैंने लिख दिया कि अगर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी बन जाए तो इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अब जब हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जब इनकी वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी भी वेक्टर ही बननी है। तो जब रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बननी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन भी होती है। अभी तक तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है ये मैंने, ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब सर डायरेक्शन भी तो लिखनी है, और पहले आप पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर, तो ये आगे मैंने इसका लिख दिया यूनिट वेक्टर। अब जो भी डायरेक्शन होगी, हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन होगी अभी, क्योंकि ये दो जनरल वेक्टर्स हैं, कोई पर्टिकुलर वेक्टर्स नहीं है कि इनकी हमें कोई परफेक्ट डायरेक्शन पता हो। तो जब अभी हमें इनकी डायरेक्शन नहीं पता, तो फिर यूनिट वेक्टर के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई यूनिट वेक्टर होगा या जे यूनिट वेक्टर होगा या के यूनिट वेक्टर होगा, कौन सा होगा हमें नहीं पता। तो जब यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं पता, तो यूनिट वेक्टर भी फिर जनरल फॉर्म में लिख दिया। जैसे वेक्टर्स जनरल फॉर्म में थे, तो यूनिट वेक्टर भी जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया? तो ये चीज साइन थीटा भी तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, साइन थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक मिनट ठहर जा, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। तो देखें, अभी जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि ए और बी की जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टिंग क्वांटिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब सवाल पैदा होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें साइन थीटा क्यों आता है? ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों आता है, कल मैंने काफी डिटेल से आपको समझाया था। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यों आता है। तो देखिए जरा इसको, एग्जांपल में लेता हूं टॉर्क की, पर्टिकुलर एग्जांपल ले ली, ठीक है, यहां से समझना आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, टॉर्क की मैंने एग्जांपल लेनी है, और टॉर्क क्या था, 9th क्लास में आपने पढ़ा है? व्हाट इज टॉर्क? क्या थी डेफिनेशन टॉर्क की? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ यस फोर्स, बिल्कुल ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा अब जरा देखिए
ये एक कोई सी भी ऑब्जेक्ट है, यानी ये यही समझ लें कि ये एक मार्कर है, ये ऐसे, ये ऊपर मार्कर का पिवट पॉइंट है, यानी जिसके अबाउट इसने रोटेट करना है। ये मैंने इसको यहां से पकड़ लिया ना, तो अब जिस पॉइंट से मैंने इसको पकड़ा है ये इसका पिवट पॉइंट है। अब मैं इसको जब रोटेट करता हूं तो उस पिवट पॉइंट के अराउंड, उस पिवट पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, मार्कर ही इसको समझने चलें कि एक मार्कर है और यहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये इसका पिवट पॉइंट है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा जरा, मुझे ये बताएं कि जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, इस मार्कर के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं तो ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी इसमें, या फोर्स डायरेक्टली अगर मैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगाता हूं तब रोटेशन प्रोड्यूस होगी? रोटेशन कैसे प्रोड्यूस होगी? सर लेफ्ट डायरेक्शन। ये वाली यस। बिल्कुल ठीक है। जरा ये फोर्स जो है ये बिल्कुल इस मार्कर के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर। यस, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स जब एक्ट करेगी उस वक्त इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर डायरेक्टली मार्कर के अलोंग अगर मैं फोर्स लगानी शुरू कर दूं, ये मार्कर मैंने पकड़ा है, इसको मैं पकड़ के नीचे खींचना शुरू कर दूं या ऊपर की तरफ प्रेस करना शुरू कर दूं, इसमें कभी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो रोटेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए लाजमी है कि फोर्स जो है वो इसके अलोंग एक्ट ना करे, मार्कर के अलोंग एक्ट ना करे, बल्कि मार्कर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो। और बेस्ट रोटेशन उसी वक्त प्रोड्यूस हो सकती है, मैक्सिमम रोटेशन उसी वक्त प्रोड्यूस हो सकती है कि जब ये फोर्स एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। ठीक है, जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करेगी तो इसमें मैक्सिमम रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो टॉर्क की डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन 9th क्लास में, जरा वो मुझे बताइए। इसको छोड़ दें, ये आर क्रॉस एफ को भूल जाएं। आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू एल। एफ इंटू एल या आर इंटू एफ कह लें, एफ इंटू आर कह लें, कुछ भी कह लें। इस तरह से आपने पढ़ी थी, लाइक दिस, या इस तरह से पढ़ी थी, या फिर ये पढ़ी थी, कुछ भी, एफ इंटू एल कह लें। तो इसमें आर कहें या एल कहें, ये दोनों ही मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म क्या होता है कि जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट से लेके पिवट तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म कहा जाता है और डिनोट किया जाता है आर से या एल से, किसी से भी डिनोट कर दें। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके पिवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अब जरा देखिएगा, ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, इसमें ये फोर्स जो थी, ये फोर्स कौन सी वाली फोर्स थी? आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें फोर्स और साथ डायग्राम भी बनी हुई थी, 9th क्लास की बुक में देखिएगा। तो इस उस डायग्राम के मुताबिक और इस डेफिनेशन के मुताबिक ये फोर्स एफ वो फोर्स है जो बिल्कुल एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट के इस मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ऐसा ही था ना? या कि फोर्स एंगल बना रही थी कोई, 90 के अलावा कुछ और बना रही थी? क्या था? हाँ जी, कुछ याद नहीं है? ऐसा ही था। ऐसा ही था कि जो फोर्स थी वो मूवमेंट आर्म के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, यानी मूवमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल बना रही थी। तो अब जब फोर्स 90 का एंगल नहीं बनाएगी तो अब फिर हम क्या करेंगे? इसके मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक और इस मैथमेटिकल इक्वेशन के मुताबिक जो टॉर्क को जब मैं डिफाइन करूंगा, ये डेफिनेशन अब जहन नशीन कर लीजिएगा, यहीं से आपको सही तरह से समझ आएगा कि इसमें साइन थीटा क्यों आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखें डेफिनेशन में लिखने लगूं। टॉर्क इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म। फोर्स परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है पता है आपको, परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म। यानी टॉर्क जो है ये प्रोडक्ट है किस किस की? मूवमेंट आर्म की और मूवमेंट आर्म के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये मूवमेंट आर्म है और मूवमेंट आर्म के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स की मूवमेंट आर्म के साथ जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें टॉर्क मिल जाता है। ठीक हो गया। अब जरा देखें, यहां तक तो काम बड़ा आसान था कि फोर्स जो है मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर थी। अब अगर फोर्स मूवमेंट आर्म के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना हो तो अब हम क्या करेंगे? तो अब देखें जरा, अब सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह की। अब जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह की, यहां पे चले मैं बना देता हूं। वंस अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, और इस जगह पे हमने फोर्स अप्लाई कर रही है, यानी ये पूरा मूवमेंट आर्म है। यहाँ पे मैं चले आर लिख देता हूँ, ये पूरे का पूरा ही मूवमेंट आर्म है। अब फोर्स मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, अपनी मर्जी है इस साइड से फोर्स अप्लाई करें या इस साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चले अब इस दफा इस साइड से फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो अब जब कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस वाले एंड पे, तो अब ये फोर्स जो है इस मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि अब कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है, एंगल थीटा। ठीक हो गया, अब ये फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, थीटा एंगल। पहले तो 90 का एंगल बना रही थी, लेकिन अब 90 का नहीं बना रही बल्कि 90 के अलावा कुछ और एंगल बना रही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इस फोर्स को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूं, तो फोर्स का आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि फोर्स का ये वाला जो एंगल बनेगा, या एक मिनट, थोड़ी सी डायग्राम में मैंने मिस्टेक की है, या चलें जाने दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मिटाया तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन चलें। अच्छा, अब फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है और फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट बन रहा है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स जो मैंने ड्रॉ किए, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में, इनमें से रेड कलर वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, यानी एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा में से रेड कलर वाला एफ कोस थीटा है या ग्रीन कलर वाला एफ कोस थीटा है, ये बता दें मुझे। सर रेड वाला एफ कॉस थीटा है। ग्रीन वाला है सर, ग्रीन वाला हमारे पास एफ कॉस थीटा है, और जो रेड वाला, बिल्कुल ठीक है, रेड वाला एफ साइन थीटा होगा ना, क्योंकि हमें पता है थीटा के जो ऑपोजिट होता है एंगल, वो हमेशा साइन थीटा के साथ होता है। अब थीटा के ऑपोजिट एफ साइन थीटा बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो ग्रीन वाला है ये होगा एफ कॉस थीटा। सो ये ग्रीन वाला जो है दैट इज एफ कॉस थीटा। आगे समझ बात की? सर यहाँ पे आर जो है वो एफ कॉस थीटा नहीं एक्ट करे? क्या हुआ? सर जी जी पूछें। सर यहाँ पे जो आर है, जो लेंथ है, वो एफ कॉस थीटा नहीं होगा? ओफो, आर तो मूवमेंट आर्म है ना, वो तो लेंथ है, वो तो पिवट पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस है। मैंने इस फोर्स को, ये जो ब्लू कलर में जो आपको फोर्स दिखाई दे रही है, इसको इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, एक है एफ साइन थीटा और एक है एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे सर ये था, ट्रायंगल तो पूरा बन रहा है। तो ट्राइंगल तो बन गया ना। आप क्या कह रही हैं, मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही। आप इसके बारे में कह रही हैं, इतने से का कह रही हैं ये एफ कॉस थीटा है, यस सर। तो यही है ना। ये देखें, इधर रखें या इधर रखें, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। ये तुम करते रहे पहले भी, कि कंपोनेंट इधर है, इसको उठा के आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बताएं यहाँ ओके पे, सर। अब आप जरा मुझे यहाँ पे बताएं, अब ये जो फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, अब हमने इन्हें यूज करना है। अब ओरिजिनल फोर्स को आप भूल जाएं। अब आप मुझे बताएं, फोर्स के इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉडी को रोटेट करवाएगा? एफ कॉस थीटा करवाएगा, एफ साइन थीटा एफ करवाएगा? साइन थीटा। एफ साइन थीटा कराएगा। यस, एफ साइन थीटा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां भी हमने देखा था ये वाली जो फोर्सेस थी, जो बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के, उस मार्कर के अलोंग लग रही थी, वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करवा रही थी, बल्कि वो फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करवा रही थी जो मार्कर के परपेंडिकुलर थी। यहां भी ऐसे ही है। अब एफ साइन थीटा जो है वो इस मार्कर के परपेंडिकुलर है, तो ये एफ साइन थीटा जो है ये रोटेशन प्रोड्यूस करवाएगा। एफ कोस थीटा क्योंकि इसके अलोंग है, इसलिए एफ कोस थीटा की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाली। तो अब जब मैं टॉर्क लिखूंगा, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, देखें वंस अगेन ये मैंने लिखा, टॉर्क इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? मूवमेंट आर्म। क्या है मूवमेंट आर्म? ये पूरा आर, ये मूवमेंट आर्म है। ठीक हो गया? और साथ फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। साइन थीटा। अब ये चीज आपको मेरा ख्याल क्लियर हो चुकी है कि क्यों क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। अभी मैंने टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। एक मिनट खामोश हो जाए, कंप्लीट करने दे, फिर मैं बताता हूं अगर नहीं समझ आई तो। अब अभी मैंने टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन अब अगर टॉर्क को मैं प्रॉपर्ली वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा, नाउ टॉर्क, और ऊपर वेक्टर का साइन डाला और ये लिखा आर एफ साइन थीटा। और क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो अब मैं टॉर्क को जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये मैंने लिखा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब आगे डायरेक्शन लिखनी है, तो डायरेक्शन के लिए ये आ गया,
यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। और अगले स्टेप में इसी चीज को मैं फिर क्या लिखूंगा, अगले स्टेप में इसी चीज को जैसे डॉट, जैसे बीच आ रहा था वर्क के केस में था एफ डी कॉस थीटा, तो मैंने कल आपको बताया था एफ डी कॉस थीटा के लिए फिजिसिस्ट्स ने जो नोटेशन यूज जो करवाई थी, जो नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी एफ डी कॉस थीटा के लिए, वो थी एफ डॉट डी। बिल्कुल इसी तरह आर एफ साइन थीटा डॉट एन कैप के लिए जो नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो है और क्रॉस एफ। ठीक हो गया। तो इसीलिए फिर हम लिखते हैं और क्रॉस एफ को, इसीलिए और क्रॉस एफ को हम लिखते हैं और एफ साइन थीटा इनटू एन कैप। और यही चीज मैंने ए और बी दो वेक्टर्स के लिए लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। तहरीन के अलावा पहले बाकी बताएं। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। जी तहरीन, अब आप पूछें क्या इशू है। सर मुझे फिगर नहीं समझ आई। जे वाली? यस। वो एक मिनट ठहरें, मिटा के दोबारा समझा देता हूँ। चलिए इधर मिटाता नहीं हो, इधर दोबारा बना देता हूँ। देखें वंस अगेन, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका पिवट पॉइंट है, जबकि ये जो पूरा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आर का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको रोटेट करवाना चाहता हूं तो इस एंड पे मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इस एंड पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, देखें इस वाले एंड पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स में अब अप्लाई कर रहा हूं एक पर्टिकुलर एंगल पे, एंगल थीटा पे। पहले फोर्स अप्लाई की थी इस केस में परपेंडिकुलरली, अब परपेंडिकुलरली नहीं फोर्स में अप्लाई कर रहा, बल्कि एक थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये एंगल है थीटा। ठीक हो गया। ये ब्लू कलर में अब फोर्स है। अब इस फोर्स को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा, फोर्स का एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा बिल्कुल थीटा एंगल के ऑपोजिट, और एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा। अब हमें पता है थीटा के ऑपोजिट जो होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है, ये 10th क्लास में सीख लिया था आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। थीटा के ऑपोजिट जो होता है वो होता है साइन थीटा। अब अगर ये पूरी फोर्स एफ है तो ये वाला फिर क्या होगा, ये होगा एफ साइन थीटा। ठीक है। और ये जो बिल्कुल पैरेलल है ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ कॉस थीटा। अब आपसे मेरा सवाल है तहरीन कि इस ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करवाना है, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसे रोटेट करवाना है तो एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो रोटेट करवाएगा या एफ साइन थीटा रोटेट करवाएगा? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा क्यों नहीं करवाएगा? पता नहीं सर। इसलिए नहीं करवाएगा क्योंकि एफ कॉस थीटा उस ऑब्जेक्ट के अलोंग जो है, देखें ना इतना डिस्टेंस भी तो एफ कॉस थीटा ही है ना, ये देखें जरा। अगर वो एफ कॉस थीटा है तो ये भी तो एफ कॉस थीटा नहीं है तो और क्या है, ये वाला, ये भी तो एफ कॉस थीटा ही होगा। समझ आई बात की? यस सर समझ आ अब गई। मुझे बताएं ये एफ कॉस थीटा क्या इस मोमेंट आर्म के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल इसके अलोंग नहीं है? सर है। तो क्या फिर ये इसको रोटेट करवा सकता है? नहीं। नहीं करवा सकता। रोटेट करवाएगा तो एफ साइन थीटा करवाएगा। तो इसीलिए अब जब मैं टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क क्या था, ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी थी, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म। अब देखें पहले मूवमेंट आर्म लिखना है ना, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू ये लिख दिया मूवमेंट आर्म जो कि था आर पूरे का पूरा ये। अब आगे लिखनी है फोर्स परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स है, ये एफ साइन थीटा ही तो थी परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये मैंने लिख दी एफ साइन थीटा। अब आगे बात की समझ? यस सर समझ आ गई। अच्छा, अभी तो मैंने टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो अगले स्टेप में इसकी वेक्टर फॉर्म जब लिखूंगा तो लिखूंगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन के लिए अब लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। और अब ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये अंडरलाइन में कर देता हूं, इसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाने, इसी चीज को डिनोट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने जो नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी वो नोटेशन थी ये और क्रॉस एफ। ठीक हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आता है। ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में फिर मैंने लिख दिया कि आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा डॉट एन कैप। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो चीज ये जो बनी ना आर एफ साइन थीटा डॉट एन कैप, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइंटिस्ट्स ने नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई वो ये नोटेशन थी आर क्रॉस एफ। इसीलिए मैंने अगले स्टेप में लिख दिया आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा डॉट एन कैप। ये आपके सामने है।
ठीक है जी। ओके सर। अब इस तरह करें, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से आपको पता चल चुका है कि क्यों क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है, सब में यही रीजन है। और डॉट सर प्रोडक्ट में टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स जो अप्लाई होती है उसके उसी की डायरेक्शन में होती है। क्या सवाल पूछा, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। सर इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसकी डायरेक्शन? अच्छा, ये एन कैप, ये तो चलें ऐसे मैं बताता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी यस सर। अच्छा, अब ये चीज देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और चलें 1 मिनट बाद में मिटाता हूँ। इस चीज से समझिए आप, ये यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। देखें, ए और बी मिलके जो प्लेन बना रहे हैं ना, जैसे सपोज करें ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक कलर में जो है इसको वेक्टर ए कंसिडर करें, रेड कलर में जो है वेक्टर बी है, दरमियान में एंगल थीटा है। अब जो ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बननी है ए क्रॉस बी, इसकी कोई डायरेक्शन होगी, इसीलिए यूनिट वेक्टर आगे लगाया हुआ है। अब ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है? जब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ए से बी की तरफ। तो ये ए से बी की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। तो जब थंब अपवर्ड है तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी वेक्टर इन दोनों के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, ऐसे। अब ये ग्रीन कलर में ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये ऐसे आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक हो गया। यानी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो नया वेक्टर बना वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे अपवर्ड, ठीक हो गया। तो जब ये नया वेक्टर अपवर्ड होगा तो इसका मतलब है ये एन कैप जो है, ये यूनिट वेक्टर भी एग्जैक्टली अपवर्ड होगा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो नया वेक्टर ए क्रॉस बी बनेगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी ये दोनों वेक्टर मिलके जो प्लेन बना रहे हैं ना, नया वेक्टर इनके प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। यानी इन दोनों ने मिलके जो प्लेन बनाया वो प्लेन कौन सा बना? वो प्लेन बना ऐसे, ये जो मेरा हाथ है ये वाला प्लेन बना। तो नया वेक्टर इस प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऐसे होगा। इतनी बात आई समझ? सर नया वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। 1 मिनट ठहरें जी, क्या कह रही हैं? सर जो नया वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ये प्रोडक्ट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर उसे कहते हैं जब एडिशन होती थी, ऐड करने के बाद जो वेक्टर Yes, बनता sir. था वो रिजल्टेंट वेक्टर होता था। ये रिजल्टेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट वेक्टर है। इतनी बात आई समझ? यस सर। तो इसलिए अब फिर मैं कह सकता हूं कि वेक्टर एन कैप जो है ये ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज मैं अब यहां पे लिख भी देता हूं कि वेक्टर कह लें, न्यू वेक्टर कह लें, न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी ये जो पूरा वेक्टर ए क्रॉस बी बनेगा, इसको चले मैं नाम देता हूं दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर। कोई जो भी नया वेक्टर बनेगा उसको मैं सी का नाम दे देता हूं। अब ये सी वेक्टर जो है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर थे। तो न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी ने मिलके जो प्लेन बनाया सी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। सो न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। सो इसीलिए ये एन कैप एन कैप फिर किस डायरेक्शन में होगा? सो एन कैप इज, yes, so n cap is perpendicular to plane of a and b। तो लिहाजा ये यूनिट वेक्टर n कैप जो है ये भी a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नया वेक्टर n कैप उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस वेक्टर में c है। वेक्टर c का ही तो यूनिट वेक्टर है ये। तो जब ये n कैप वेक्टर c का यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है दोनों की सेम डायरेक्शन हुई, ठीक है। तो इसलिए जब वेक्टर c परपेंडिकुलर है a और b के, तो n कैप जो है वो भी a और b के परपेंडिकुलर है। अब अगर यहां से आपने समझना है तो यहां से भी समझ लें। ये देखें जरा, r क्रॉस f, r क्रॉस f, तो r जो है वो इस डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे। r अपवर्ड डायरेक्शन में है, f किस डायरेक्शन में है? ओरिजिनल फोर्स f इस डायरेक्शन में थी। तो जब r क्रॉस f होगा तो आपने फिंगर्स को कर्ल करना है r से f की तरफ। तो ये r से f की तरफ मैंने कर्ल किया, मेरा थंब किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड, आपकी तरफ। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क होगी एग्जैक्टली आउटवर्ड, ठीक हो गया।
और चलें बस इतना काफी है, बाकी अब मैं वहां से समझाता हूँ। अब ये चीज आपने कर ली थी ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था, मिटा दूं? जी जल्दी से बताएं ना। यस सर। ओके, अच्छा अब मजीद आगे देखिएगा। जी ओके, सर। अब हम आगे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। जैसे कल हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टर, पता नहीं स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं गलत लिखे हैं, देख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स जो भी लिखे हैं लिख दिए। अच्छा अब जरा देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी कल हमने जो पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, वो हमने पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा ये जरा आप लोग बताएं मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। जी जल्दी से बताएं। हाँ जी, किसी को भी नहीं पता? सर अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो पहले अगर हम उनको राइट हैंड रूल से अप्लाई करें तो उनकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड होती है, अगर हम लोग बी और ए को ऑपोजिट डायरेक्शन में करें, मतलब बी को नीचे कर लें और ए को ऊपर कर लें, जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उनकी डायरेक्शन से ऑपोजिट आएगी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस वजह से आपस में इक्वल नहीं होते क्योंकि इनकी डायरेक्शंस जो अपोजिट होती हैं। ये देखें, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ब्लू कलर वाला ए, ग्रीन कलर वाला बी। अब जब ए क्रॉस बी में करूंगा तो फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा ए से बी की तरफ, तो थंब है अपवर्ड, तो अभी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड बनेगी। लेकिन जब बी क्रॉस ए करूंगा तो अब क्या करना पड़ेगा, फिंगर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ेगा, अब बी से ए करना पड़ेगा। तो बी से ए किया तो अब मेरा थंब किस डायरेक्शन में, अब है थंब डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है डायरेक्शंस जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। हालांकि मैग्नीट्यूड्स इनके इक्वल थे लेकिन डायरेक्शंस इनकी ऑपोजिट हैं। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पता है वेक्टर्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हो उनके और उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो। तो अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड्स तो सेम होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी। तो डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। समझ आ गई बात की? अच्छा अब फिर मुझे ये बताएं कि इनमें, जैसे मैंने लिखा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अब इनमें क्या रिलेशन होगा? ऐसे मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी और ये फिर मैं लिखता हूं बी क्रॉस ए और साथ में शुरू में माइनस साइन भी लगा देता हूं। अब क्या रिलेशन है, इक्वल है? अभी भी इक्वल नहीं है। जी जल्दी से बताएं अब इक्वल हो जाएंगे किस तरह, एक्सप्लेन करें। सर। जब a इंटू बी है तो उसकी डायरेक्शन, जब हम इसका b इंटू ए का नेगेटिव लेंगे तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और a और b जो है a मल्टीप्लाई बाय b, वो b a के ऑपोजिट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि जब हमें पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। लेकिन जब बी क्रॉस ए के साथ माइनस साइन लगाते हैं तो हमें पता है कि जब भी वेक्टर का नेगेटिव लिया जाए तो वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ना। ये आपने बिल्कुल शुरू के टॉपिक्स में पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये टॉपिक का नाम था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था। तो जब बी क्रॉस ए जो है, जब इसका नेगेटिव लेंगे तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इन्वर्ट होगा तो फिर से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में आ जाएगा। इसलिए ए क्रॉस बी और सर ये माइनस समझ बी नहीं क्रॉस ए आया। आपस में इक्वल होंगे। ये ऐसे है, देखें जरा। पहले मुझे साहब आप ये बताएं कि ए क्रॉस बी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर है सर। वेक्टर क्वांटिटी है। और बी क्रॉस ए ये क्या है? वेक्टर। ये भी वेक्टर है। जरा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होती है। अभी देखें, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगी। ठीक है। अच्छा अब जब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो अब मुझे बताएं माइनस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड। अपवर्ड हो जाएगी फिर से। तो देखें ए क्रॉस बी भी अपवर्ड था और माइनस बी क्रॉस ए भी अपवर्ड है, इसलिए मैंने कहा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? सर ये जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है ये बता दो। ऊपर वाला कौन सा? ये जी
यही तो मैंने बताया है, देखे ना, ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शंस इनकी ऑपोजिट हो गई ना, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आई ओके समझ? सर। अच्छा अच्छा, मैग्नीट्यूड्स इनके आपस में इक्वल ही होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। वैसे तो ये वेक्टर्स तो इक्वल नहीं है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाउएवर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड्स अलबत्ता इक्वल ही होने हैं। क्लियर बात? अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आखिरी मिनट चल रहा है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूं आपको।